हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अजय हाँफते हाँफते प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। सामने शताब्दी एक्सप्रेस खड़ी थी। जल्दी से अपनी सीट नंबर देखकर बैठ गया। ट्रेन मंद गति से शुरू हो चुकी थी और धीरे धीरे गति पकड़ रही थी। वाटर बोतल निकालकर 2 घूंट पानी पीने के बाद कुछ अच्छा लग रहा था। ट्रेन में उसकी सीट बिल्कुल खिड़की के पास थी और वह बाहर के नज़ारे देखने लगा। आज 8 साल बाद वह जा रहा था आरती से मिलने। पहली बार रेलवे स्टेशन पर ही तो मिली थी उसे। वो बिल्कुल ही साधारण सी दिखने वाली लड़की, सभी की तरह कुछ भी तो ऐसा खास नहीं था उसमें। शायद स्टेशन की भीड़ में ध्यान भी नहीं जाता अगर उसने उस दिन उन बूढ़े दादा की हेल्प नहीं की होती। हुआ यूं था कि सभी लोग पैसेंजर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, कुछ लोग एक्सप्रेस का भी, जिन्हें जयपुर तक जाना था। 2 दिन बाद दिवाली थी तो स्टेशन खचाखच भरा हुआ था। इतनी ही देर में एक्सप्रेस ट्रेन आकर स्टेशन पर खड़ी हुई। 2 मिनट के लिए ही रुकी थी स्टेशन पे ट्रेन। सब जल्दी जल्दी चढ़ने लगे। एक बूढ़ा सा काला सा आदमी बार बार ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कुछ लड़के जो ट्रेन में लटके हुए थे गेट तक, वो उन्हें बार बार भगा देते। ट्रेन को जोड़ने वाले जॉइंट पर भी कुछ लोग लटके हुए थे। वो वहां चढ़ने का प्रयास करने लगा। वहां भी लोगों ने कहा, ये उम्र नहीं है बाबा तुम्हारी यहाँ लटकने की, आगे गेट से अंदर चले जाओ, मर जाओगे नहीं तो यहाँ पर जरा से भी चूक हुई तो। वह बेचारा बेबस सा बूढ़ा बिल्कुल ही लाचार सा हो गया। शायद घर जाना जरूरी था। आंखों में पानी भर आया। ट्रेन हॉर्न मार चुकी थी। इतने में एक लड़की चिल्लाते हुए आगे आई, अरे अरे मेरी ट्रेन छूट रही है, अरे जल्दी हटो जल्दी हटो। सारे युवक जो ट्रेन में लटक रहे थे थोड़ा थोड़ा साइड में हो गए। उस लड़की ने हाथ पकड़ा उस बूढ़े दादा का और चढ़ा दिया साइड में होकर। उस काले बूढ़े की पनीली हुई आंखें चमक उठी और वो हाँफते हाँफते वापस प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ी। मैं आश्चर्यचकित होकर उस लड़की को गौर से देख रहा था। क्या गजब की लड़की थी। मतलब किसी भी इंसान की हेल्प करने के लिए इंस्टेंट आइडिया आना भी एक टैलेंट ही तो है, जो प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी भी व्यक्ति में नहीं था। इतनी देर में ही वो लड़की मेरे ही बगल में आकर खड़ी हो गई। मैं कनखियों से उसे देख रहा था। छोटा सा कद, बड़ी बड़ी आंखें, आंखों पर काले रंग की फ्रेम का चश्मा, घुंघराले बाल, गोरा रंग और साधारण से नैन नक्श। हमारी ट्रेन भी अब बस स्टॉप पे आ चुकी थी। हम दोनों एक ही सीट पर थे। मैं बात तो करना चाहता था पर हिम्मत नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर में पहल उसकी तरफ से ही हुई, आपके पास पानी होगा? मैंने पानी की बोतल उसे दी। फिर शुरू हुआ बातों का सिलसिला। पता चला उसे भी मेरे ही स्टॉप पे उतरना था। बातों बातों में हमारे फोन नंबर एक्सचेंज हो चुके थे। फेसबुक वाले फ्रेंड भी हम बन ही चुके थे। स्टॉप पर उसके भाई और मेरे पापा मुझे लेने आए थे। उसने छोटी सी स्माइल दी और मैंने भी। अब जो दोस्त बन ही गए थे तो बातें तो होनी ही थी। तो अब हम नॉन स्टॉप कई घंटों तक बातें करते रहते। मैं उसके और वो मेरे घर की एक अदृश्य सी सदस्य बन चुकी थी, क्योंकि हम सब बातें शेयर करते थे। मेरे घर में सबको शक होने लगा था कि मैं पक्का किसी लड़की के चक्कर में हूँ। इसी बीच मेरी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। अब काम का बोझ बढ़ रहा था, लेकिन बातें थोड़ी कम जरूर हुई थी। पर सभी बातें शेयर अभी भी करते थे हम। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। नौकरी लग चुका था तो रिश्ते भी आना शुरू हो गए। हर बार जब भी घर जाता, माँ और बाबूजी शादी करने के लिए कहने लगे। शादी तो करनी ही थी मुझे भी, पर अभी नहीं, अभी सही टाइम नहीं था इन सब के लिए। मुझे और भी बहुत कुछ हासिल करना था। आरती की जॉब भी लग गई थी। अब हम दोनों काफी निजी दोस्त बन चुके थे। कभी कभी लगता था कि ये जो रिश्ता हमारे बीच में है वह दोस्ती से बहुत आगे का है।
हमें इसे मुकाम देना चाहिए। लेकिन अगर आरती के मन में कुछ भी ना हुआ तो मैं एक अच्छी दोस्त को हमेशा के लिए खो दूंगा। आरती के मेरा ख्याल रखने के ढंग से कुछ बातें तो स्पष्ट थी कि उसके लिए भी मैं दोस्त से बहुत आगे था। हर बार की तरह इस बार भी घर जाने पर माँ बाबूजी दोनों ने शादी की बात की। मैं कुछ भी बोलता उससे पहले ही मेरे चाचा बोल पड़े, भाई लड़की तो देख ले एक बार, फिर देख ले। मेरी चुप्पी ही मेरी स्वीकृति थी। संडे को देखने का प्रोग्राम फिक्स हुआ। हमारे ही शहर में हमारे घर से 20 मिनट की दूरी पर घर था लड़की का। पहुंच गए हम थोड़ी ही देर में। जब लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। लंबे काले बाल, लाल पंखुड़ी से होठ, काली काली आंखें, बिल्कुल साफ रंग, पर्पल सूट में गजब की सुंदर लग रही थी वो। मैं बार बार चाह कर भी उससे नजर नहीं हटा पा रहा था। घर पे सभी को दीपिका बहुत पसंद थी। मैं भी अपनी तरफ से खामोश सहमति प्रदान कर चुका था। जब आरती को यह बात बताई तो उसने कुछ बिजी है कहकर फोन काट दिया। पहली बार उसने ऐसा कहा था, काफी बुरा लगा था। अगले हफ्ते भर उसका कोई फोन नहीं आया। चिंता हुई, मैंने फोन किया, मैसेज किए, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। ये बात मुझे बेचैन कर रही थी कि ऐसा क्या हो गया, कहीं उसे प्यार तो नहीं हो गया था मुझसे। पर हमारे बीच तो कभी कोई वादा या कभी ऐसी कोई बात नहीं कही, सब कुछ अनकहा था। मैं चाहकर भी अब ये बात कह भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरी तो वैसे भी किसी से शादी तय हो चुकी थी। लगभग 1 महीने बाद बात हुई। कुछ अफसर थी, बोली ऑफिस में काफी काम है इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। धीरे धीरे मैं भी दीपिका से बातों में धीरे धीरे समय गुजार रहा था, पर सुकून सा नहीं था मन को। एक दिन काफी कुरेदने पर उसने बताया वह मुझसे प्यार करती है और ये सब जो मेरी लाइफ में हो रहा था उसे बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी उसमें, इसीलिए मुझसे बात नहीं करती थी। मैं इन सब बातों को सुनकर सकते में आ गया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ किसी के साथ? अनजाने में ही सही, गलती तो मुझसे हो चुकी थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, शादी करोगी मुझसे? जवाब मुझे पहले ही पता था कि नहीं करेगी। उसके पापा मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और चाहकर भी उन्हें हर्ट नहीं कर सकती, और वो किसी भी हालात में दीपिका को भी हर्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो तो बेकसूर है। अजीब सी थी वो लड़की, जो किसी अनजान सी लड़की को भी दर्द नहीं दे सकती थी। ऐसे कैसे कोई अनजान के लिए भी इतना हमदर्द हो सकता है, ये मेरी समझ से बाहर था। जब वो इतनी तकलीफ में है तब भी अपने बारे में ना सोचकर हर किसी के बारे में सोच रही थी। ऐसे में तो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। खैर, होना था वही जो सब कुछ तय था, पर मैं अपराध बोध से ग्रस्त था। अनजाने में ही सही, जिसे मैंने कभी तकलीफ नहीं देनी चाहिए उसे इतना दुख दे दिया था। अब उसने कहा वो कभी बात नहीं करना चाहती है अब मुझसे। मैंने भी उसके फैसले का सम्मान किया और कभी भी बात करने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि गुनहगार था मैं उसका। जिंदगी साल दर साल यंत्रोवत से गुजर रही थी। 2 बच्चे, 1 बीवी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक टीस सी थी दिल में कि क्यों हुआ ये सब, क्यों हमने एक कोशिश भी नहीं की। ऐसा नहीं था मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं था, बहुत खुश था, पर संतुष्ट नहीं। एक दिन फेसबुक चलाते चलाते पीपल यू मे नो में आरती माहेश्वरी का नाम दिखा। मैंने जल्दी से प्रोफाइल खोली और उसके सारे पोस्ट देखने लगा। पता चला वह एक NGO चलाती है जो गरीब बेसहारा बच्चों के लिए आश्रय और शिक्षा की व्यवस्था करती थी। अच्छा लगा जानकर कि वो आज भी नेक काम करने के लिए कितना कुछ करती है। एक हम है, सब कुछ होते हुए भी कभी किसी जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पाए। सच कहूं तो शायद हम सब कोशिश ही नहीं करते किसी की मदद करने की, और अगर कोई सामने आ भी जाता है तो नजरअंदाज कर देते हैं। खैर, उसकी प्रोफाइल के नीचे NGO के फोन नंबर दिए हुए थे। मेरे सामने तो जैसे मेरी मन चाही मुराद मिल गई थी, पर फिर मन एक ऊहापोह में था कि
बात करूं या नहीं। आखिरकार मैंने उसी को मैसेज कर दिया, मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता हूं। अब मैं बार बार अपने फोन को चेक कर रहा था। मेरे मन में उथल पुथल मची हुई थी कि क्या सोचेगी वो, क्या अब भी वो मेरे जाने से दुखी है। और भी बहुत सी शंकाएं मन में पल पल चल रही थी। 2 दिन बाद उसने अपना एड्रेस मुझे मैसेज किया। मैं बहुत खुश था, सारी पैकिंग की और किसी मीटिंग का बोलकर घर से निकल पड़ा। तभी फोन की रिंग बजी। मैं अपनी यादों के भंवर से बाहर आया। फोन दीपिका का था, पूछ रही थी पहुंचे या नहीं। अब अजय का स्टॉप आ चुका था। वो ऑटो करके दिए गए एड्रेस पे पहुंचा। आरती वहां बच्चों को पढ़ा रही थी, बिल्कुल पहले जैसी ही थी, पर चेहरे पे एक अद्भुत सा तेज था। मुझे देख हल्का सा मुस्कुराई और बच्चों को कुछ काम देकर ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाए। मैं भी पीछे पीछे चल दिया। इनसे मिलो, ये है सुदर्शन, मेरे पति, मेरे सोलमेट। मैं आश्चर्यचकित था, क्या सोचकर मैं यहाँ आया। शायद सुदर्शन मेरी स्थिति को भाप गए थे। उन्होंने हाथ बढ़ाया। हेलो मिस्टर अजय। मैंने भी मुस्कुरा के हाथ मिलाया। थोड़ी देर में उन दोनों से बातें करने के बाद एहसास हुआ सुदर्शन बहुत ही नेक और साफ दिल आदमी है। मैं थोड़ी ही देर में उनसे घुल मिल गया। मैं उनकी छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व कर रहा था। जब उन दोनों की आंखें मिलती तो एक अजीब सी चमक आ जाती थी दोनों के चेहरे पे। शायद ये प्यार का ही नूर था। आरती भी नॉर्मल थी। उसके चेहरे पे मुझे देखकर कोई सिकन या शिकायत नहीं थी। सुदर्शन ने कहा, मैं बच्चों के साथ खेलने जा रहा हूँ, तुम अजय जी से बात करो, कुछ खिलाओ पिलाओ, इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे। मुझसे अब रहा नहीं गया। मैंने अनायास ही आरती से पूछ ही लिया, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती। आरती इस प्रश्न के लिए शायद तैयार थी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या मिल जाएगा इस सवाल का जवाब जानकर तुम्हें। फिर भी जवाब दे देती हूँ, आखिर ये जानने के लिए ही तो इतनी ही दूर आए होंगे। सुदर्शन को हमारे बाबूजी ने चुना हमारे लिए। शादी के वक्त हम नहीं जानते थे कि ये सब सही है या गलत, पर अब हमें पूरा भरोसा है उनसे अच्छा तो कोई हमें मिल ही नहीं सकता। रही बात तुम्हारी, जिस दिन तुम्हारी शादी हुई खूब रोए थे हम, और साल भर परेशान रहने के बाद हमें लगने लगा मुर्दा हो चुके रिश्तों को जला देना ही बेहतर है। और हमने मान लिया कि हमारा प्यार मर चुका था। हमारे लिए तुम पर हमसे ज्यादा किसी का हक हो, ये हमें हरगिज गंवारा नहीं था। तुम हमारे लिए इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब कोई फर्क नहीं पड़ता तुम हो या नहीं। और एक बात, तुम्हें नहीं आना चाहिए था यहाँ। किसी के साथ अग्नि को साक्षी मानकर वचन दिया है तुमने, उसे तो निभाओ। तुम इतने चंचल क्यों हो आज भी। मैं तन मन सब समर्पित कर चुकी हूँ। अब किसी के लिए भी हमारे बीच कोई जगह नहीं है। मैंने कभी किसी भी रिश्ते में धोखा नहीं दिया, किसी को भी, आज भी नहीं दूंगी। जब तुम थे तो तुम्हारे अलावा किसी का ख्याल तक नहीं आने दिया मन में। आज जब सुदर्शन के साथ हूं तो सिर्फ उसी की होकर रहूंगी। उसकी प्रेजेंस में भी और एब्सेंस में भी मुझे छल नहीं आता। और मेरी आत्मा आज भी जिंदा है इस युग में भी, जबकि मैं बहुत बार चली गई। ये सब उसने बड़ी सरलता से कह दिया था, जरा सा भी गुस्सा या शिकायत किए बिना, बहुत ही प्यार से। कायल था मैं उसके व्यवहार का। मैं एक बार फिर शर्मिंदा हो गया आरती के तेज से और उसकी कहीं बातों से। अभी भी वो उतनी ही ईमानदार, उतनी ही भावुक, उतनी ही अच्छे रिश्तों को समझ रखती थी। मैं अब अपराध बोध से मुक्त हो चुका था, क्योंकि आरती खुश थी। और अब दीपिका को खुशियां देने की बारी मेरी थी, क्योंकि मेरी तो जीवन संगिनी वही थी। ऑटो पकड़ के मुझे जल्द ही अपने बच्चों के पास पहुंचना था। ऑटो में गाना चल रहा था, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।